हेलो गाइस, वेलकम टू निशोनिक वर्ल्ड। कैसे हैं आप सभी? आई होप ठीक से होंगे। दोस्तों, आई एम श्योर आप सभी ने मेरे पिछले शिमला ब्लॉग्स जो है वो खूब पसंद किए होंगे। मैंने अपने शिमला ब्लॉग्स को 6 पार्ट्स में जो है वो अपलोड किया है अपने चैनल निशोनिक वर्ल्ड पे। सो प्लीज़ टाइम निकाल के मेरे शिमला ब्लॉग्स के सभी पार्ट्स जो है वो ज़रूर देखिएगा। एंड आप सभी के जो है वो अब तक मुझे काफ़ी प्यारे प्यारे कमेंट्स मिले हैं और आशा करती हूँ कि आगे भी आप सभी के प्यारे प्यारे कमेंट्स जो है वो मिलते रहेंगे, क्योंकि निशोनिक वर्ल्ड को आप सभी के प्यार, आप सभी के सपोर्ट की हमेशा हमेशा ज़रूरत है। सो गाइज़, आज की वीडियो है एक मोटिवेशन वीडियो, क्योंकि शिमला ब्लॉग्स काफ़ी हो चुके हैं। तो आज की वीडियो है एक मोटिवेशन वीडियो। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ एक मोटिवेशन स्टोरी। देखिए गाइज़, हम चाहते हैं कि हर कोई हमसे प्यार करे, लेकिन क्या हम सभी से प्यार करना चाहते हैं? और वो भी बिना स्वार्थ के, बिना किसी सेल्फिश मोड के। क्योंकि हम हर एक से जो है वो कोई ना कोई रिश्ता बनाने में लगे हुए हैं, हर एक से जो है वो कनेक्शन बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई हमारे अंदर कोई सेल्फिश मोड होता है कि इस वजह से हम उसके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, उससे बात करना चाहते हैं। तो मतलब उसमें कुछ निस्वार्थ नहीं होता है, निस्वार्थ प्यार नहीं होता है। तो अगर हम सभी से निस्वार्थ ढंग से प्यार करें, किसी का साथ निस्वार्थ ढंग से दें, तो वो सच्चा लव है, सच्चा प्यार है। ज़रूरी नहीं है कि वो 2 कपल की बात की जाए, किसी के साथ भी आप कनेक्ट हो रहे हैं, अपने फ्रेंड के साथ या किसी के साथ भी। तो अगर निस्वार्थ ढंग से हम किसी के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो असली मायने में एक सच्चा साथ है, एक सच्चा प्यार है। सो कहानी स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी है एक राजा की, जिनका कोई उत्तराधिकारी नहीं था। वो काफ़ी बुज़ुर्ग होते जा रहे थे, काफ़ी उम्र हो रही थी उनकी, लेकिन उन्हें एक ही बात की चिंता जो है वो सताई जा रही थी कि वो अपने राज्य को कोई उत्तराधिकारी नहीं दे पाए हैं। लेकिन वो चाहते थे कि जिस ईमानदारी से मैंने अपने राज्य की, अपनी प्रजा की सेवा की है, उनको संभाला है, उसी तरीके से जो है वो मेरे बाद भी जो है वो ये राज्य है इसी तरह से चलता रहे, और मतलब कोई सच्चा इंसान राजा बने मेरे बाद। तो इसी चिंता में वो बहुत परेशान थे। तो उन्होंने जो है वो अपने जो भी मंत्री थे, जो उनकी सभा के मंत्री थे, तो उन्हें बुलाया, उनके साथ विचार विमर्श किया कि क्या किया जाए, क्योंकि मेरी तो कोई संतान नहीं है जो आगे चलकर, मतलब मेरे बाद आगे चलकर राजा बने, इस राज्य को संभाले। तो क्या किया जाए? तो उनके सभी मतलब मंत्रियों ने उन्हें सलाह दी कि आप ऐसा कीजिए कि आप कोई बालक जो है वो, पुत्र जो है वो गोद ले लीजिए, वही आगे चलकर जो है वो इस राज्य को संभालेगा, इस राज्य का उत्तराधिकारी बनेगा। तो राजा जी ने कहा कि नहीं, गोद लेने वाली बात तो मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि अगर अब जाकर मैं गोद लूँगा किसी बच्चे को, और तो फिर मतलब मेरे पास तो ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि मेरी उम्र होती जा रही है। ठीक है, तो उस बच्चे में संस्कार कौन बोएगा? जिस ईमानदारी से मैंने राज्य को संभाला है, उस ईमानदारी से क्या वो राज्य को संभाल पाएगा? मेरे पास तो समय ही नहीं बचा है कि मैं उसको शिक्षा दे सकूँ, उसे ज्ञान दे सकूँ, उसे संस्कार दे सकूँ। तो मुझे डर सता रहा है। सभी मंत्री अपने अपने विचार रख रहे थे। तो कुछ मंत्रियों ने कहा कि आप ऐसा कर लीजिए कि कोई प्रतियोगिता जो है वो रख लीजिए, और जो भी इस प्रतियोगिता में जीतेगा आप उसको राजा घोषित कर दीजिएगा। तो राजा जी ने कहा कि हाँ, बात तो सही है, लेकिन प्रतियोगिता नहीं रखनी है, एक इंटरव्यू रखना है। यानी मैं सामने वाले व्यक्ति से कुछ सवाल जवाब करूँगा, और अगर सामने वाले व्यक्ति ने मेरे सवालों का सही से जवाब दिया, तो मैं उसको जो है वो राजा घोषित कर दूँगा। तो फिर जिन मंत्रियों ने सुझाव दिया था, उन्होंने कहा कि ठीक है, तो फिर कोई क्राइटेरिया, मतलब कोई फ़िल्टर लगा दीजिए कि इस उम्र के जो है वो व्यक्ति आ सकते हैं इस प्रतियोगिता में, जो मतलब जो इंटरव्यू आप लेने जा रहे हैं। तो राजा जी ने कहा कि नहीं, कोई फ़िल्टर नहीं लगाना है, और कोई भी व्यक्ति आकर इसमें शामिल हो सकता है, अपना इंटरव्यू दे सकता है, और जो भी इस इंटरव्यू में पास होगा उसे राजा जी अपने बाद जो है वो राजा घोषित कर देंगे। चारों तरफ ये घोषणा कर दी गई कि राजा जी एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, और जो इस इंटरव्यू में पास होगा उसे राजा जी जो है वो अपने राज्य का राजा घोषित कर देंगे। तो ये बात चारों तरफ फैल गई। तो आसपास के गाँव में भी लोग इस बारे में चर्चा कर रहे थे कि राजा जी एक इंटरव्यू लेने जा रहे हैं। तो ये बात जो है वो एक किसान के बेटे ने भी सुनी। तो किसान के बेटे ने कहा कि बाबा, मैं भी इस इंटरव्यू में जाना चाहता हूँ, मैं राजा जी के सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, और ये बात तो बाद में है कि वो मुझे राजा बनाते हैं नहीं बनाते हैं, लेकिन मैं उनके सवालों का जवाब देने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि वो क्या सवाल पूछने वाले हैं। तो
उसके पापा ने कहा कि क्या बात कर रहे हो बेटा, हम किसान लोग हैं, हम मिट्टी से जुड़े हुए लोग हैं, हमारी तो मतलब जो भी है यही मिट्टी है, जो भी मेरी हमारी ज़िंदगी है, ठीक है, वो ये मिट्टी ही है। और तुम कहाँ मतलब राजभवनों की बात कर रहे हो, राजा बनने की बात कर रहे हो, ये सब हमारी किस्मत में नहीं है। तो उस मतलब उस बच्चे की माँ ने कहा कि ठीक है, सब जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए तो जाने दो, वो बोल रहा है तो जाने दो एक बार। तो फिर चलो उसके पिता ने भी हाँ कर दी कि चलो ठीक है। तो बेटा जो है बहुत ही खुश हो गया और जल्दी जल्दी तैयारी करने लगा कि मैं राजा जी के पास जाऊंगा और इंटरव्यू देकर आऊँगा। तो किसान के बेटे ने कहा कि मुझे राजा जी के सामने इंटरव्यू देने जाना है, तो कम से कम मेरे कपड़े तो मुझे अच्छे ला कर दे दीजिए। तो पिताजी ने कहा कि बेटा हम तो किसान लोग हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है कि हम महंगे महंगे कपड़े ला सकें। तो फिर बेटा जो है वो उदास हो गया कि इन फटे हुए कपड़ों में मैं राजा जी के सामने कैसे जाऊं। तो उसने अपने दोस्त से जो है वो मदद मांगी। ठीक है, दोस्त ने एक बहुत ही शानदार जैकेट जो है वो उसे उधार दे दी और कहा कि इस जैकेट को कुछ नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, ये काफ़ी महंगी जैकेट है, और नहीं तो फिर मुझे इसके जितने भी दाम की ये जैकेट है वो मुझे पैसे दे देना उतने ही। तो किसान जो था वो मान गया। किसान ने कहा ठीक है भाई, है ना। तो उसने वो जैकेट जो थी अपने बेटे को दे दी और वो जो बेटा है वो बड़ा खुश हो गया वो जैकेट को पहनकर। काफ़ी महंगी जैकेट थी और काफ़ी अच्छी थी। तो वो जैकेट पहनकर और बस अपने माता पिता का आशीर्वाद लेकर निकल पड़ा राजा जी के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए। गांव से जब वो उस राज्य में पहुंचा तो रात काफ़ी हो चुकी थी और राजा जी का महल जो है वो पास ही था, लेकिन उसे पैदल चल के ही जाना था। तो चलते चलते सड़क पर जो है वो एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो ठंड से ठिठुर रहा था, कांप रहा था ठंड से, और यही बोल रहा था हे भगवान किसी को तो मेरी सहायता के लिए भेज दो। तो ये लड़का जो है वो उस भिखारी के पास गया और कहा कि क्या हुआ बाबा, आप इतना मतलब गिड़गिड़ा क्यों रहे हैं, आप इतना रो क्यों रहे हैं। तो भिखारी ने कहा कि देखो बेटा, ठंड कितनी ज़्यादा हो रही है और मेरे पास जो है वो कोई मतलब कपड़ा नहीं है, मेरे पास कोई कंबल नहीं है, कुछ ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, मुझे बहुत ठंड लग रही है। तो लड़के ने कहा कि हाँ ठंड तो बहुत ज़्यादा है और आप है भी बुज़ुर्ग व्यक्ति, तो आपको ठंड तो लगी रही होगी। तो वो लड़का सोचने लगा कि लेकिन मैं दूँ क्या इन्हें, इनकी सहायता कैसे करूँ, क्योंकि जो मतलब मेरे कपड़े हैं वो तो फटे पुराने कपड़े हैं, उनमें तो इनकी ठंड रुकेगी भी नहीं। और जो मैंने ये जैकेट पहनी हुई है ये किसी की उधार की जैकेट है, मतलब किसी और से ली है उधारी पर, तो मैं ये जैकेट इनको कैसे दे दूँ। तो और वो ये भी सोचने लगा कि अगर मैं ये जैकेट इन्हें दे भी देता हूँ तो राजा जी के सामने कैसे जाऊँगा, क्योंकि विशेषकर राजा जी के इंटरव्यू में शामिल होने के लिए ही तो मैंने ये जैकेट जो है वो मतलब ली है, यानी मेरे पिताजी ने जो है वो जैकेट उधारी पे ली है ताकि मैं राजा जी का इंटरव्यू जो है वो अच्छे से दे पाऊँ। तो अगर मैं जैकेट इन बाबा जी को दे दूँगा तो मैं राजा जी के इंटरव्यू में कैसे शामिल होऊंगा। तो वो इसी उधेड़-बुन में मतलब उसके विचार चल रहे थे अंदर ही अंदर मन में, लेकिन दूसरी तरफ उसका जो मन था वो यही कह रहा था कि नहीं, सहायता तो करनी बनती है, क्योंकि इतनी ठंड है और ये बुजुर्ग व्यक्ति हैं और कोई आसपास दिख भी नहीं रहा, तो सहायता तो मुझे करनी पड़ेगी और मैं करूँगा, क्योंकि मेरा मन नहीं मानेगा अगर मैं इनको इसी हाल में छोड़ के आगे बढ़ गया तो मेरा मन नहीं मानेगा। तो उस लड़के ने अपनी जैकेट उतारी और उस बुजुर्ग व्यक्ति को, उस भिखारी को वो जैकेट जो है वो दे दी और कहा लीजिए बाबा, आप इस जैकेट को पहन लीजिए, आपको ठंड से बचाएगी। तो लड़का जो है वो सहायता करके महल की तरफ बढ़ गया। तो उसने कहा कि चलो आए हैं तो इंटरव्यू तो दे ही देते हैं, वैसे तो इन फटे पुराने कपड़ों में जाने की हिम्मत नहीं हो रही है राजा जी के सामने, लेकिन चलो अब आया हूँ इतनी दूर, क्योंकि पिताजी तो पहले ही मना कर रहे थे। अब माँ ने भरोसा दिखाया मुझ में तो उनके भरोसे की लाज ही रख लेता हूँ, चलो चलता हूँ इंटरव्यू देने के लिए। तो सैनिकों ने देखा कि वो जो बालक था, वो लड़का था, वो फटे पुराने कपड़ों में था। तो लेकिन राजा जी ने घोषणा की हुई थी कि उनकी इंटरव्यू में कोई भी शामिल हो सकता है। तो सैनिक जो है वो पूरे सम्मान के साथ लड़के को अंदर लेकर गए। उसे जो है वो कहा कि रात काफ़ी हो गई है तो आप खाना खाइए और विश्राम कीजिए, और जैसे ही सुबह होगी राजा जी आपका इंटरव्यू लेंगे। तो लड़के ने कहा ठीक है। तो सुबह हुई और सैनिक जो थे उस लड़के को जो है वो सभा में लेकर गए जहाँ पर इंटरव्यू होना था। तो वहाँ पर बाकी लोग भी बैठे थे, तो लड़का भी जो है वो राजा जी का इंतज़ार कर रहा था।
लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सभी लोग जो है वो काफ़ी बन ठन के आए थे इंटरव्यू के लिए, और काफ़ी लोग जो थे वो उसे देख देख के हंस भी रहे थे कि देखो कैसा लड़का जो है वो फटे हाल में यहाँ पर आया इंटरव्यू देने के लिए। तो राजा जी जैसे ही आए तो लड़के की नज़र एकदम राजा जी पे गई, और तो लड़के को विश्वास ही नहीं हुआ कि ये राजा जी हैं। तो वो जो तो राजा जी जो थे वो उस लड़के के पास गए। तो लड़के ने राजा जी को प्रणाम किया और कहा कि आप इस राज्य के राजा जी हैं। तो तो राजा ने कहा कि हाँ, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। तो तो फिर लड़के ने कहा कि तो फिर वो कल रात क्या मजाक किया था आपने, मतलब वो किस तरह की परीक्षा ले रहे थे आप मेरी, कि मेरे पास तो मतलब एक ही जैकेट थी, वो भी किसी से उधार लेकर मैं आया था, और आपने वो जैकेट भी मुझसे ले ली। और मतलब किस तरह की परीक्षा ले रहे थे आप, और मतलब आप भिखारी बन के मुझे मिले, और मतलब आज पता चल रहा है कि आप तो इस राज्य के राजा हैं। ये सब क्या चल रहा है राजा जी। तो राजा उसकी बात सुन रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। राजा जी ने कहा कि हाँ, मैं तुमसे भिखारी बनकर मिला, और तुमसे पहले भी मैं उस सड़क पर जो है वो इसी तरह भेष बदल बदल के व्यक्तियों से मिल रहा था, उनकी परीक्षा ले रहा था, लेकिन कोई भी मेरी परीक्षा में खरा नहीं उतरा। लेकिन तुम मेरी परीक्षा में खरे उतरे हो। सबसे पहले तो राजा जी ने उस बच्चे को उसकी जैकेट जो है वो वापस की, उसे धन्यवाद भी कहा, और साथ ही ये भी कहा कि मैं तुम्हें इस राज्य का राजा घोषित करना चाहता हूँ। तो उस बच्चे ने कहा कि राजा जी, इतनी छोटी सी मदद के लिए आप मुझे अपने राज्य का राजा घोषित करना चाहते हैं? मैंने तो कुछ मतलब इतनी बड़ी कोई सहायता भी नहीं की, मैंने तो छोटी सी बात है, और आप उसके लिए मुझे इतना बड़ा राज्य जो है वो देना चाहते हैं, मतलब इस राज्य का राजा घोषित करना चाहते हैं। तो राजा जी ने कहा कि ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं जानता था कि मेरे राज्य में, मेरे आसपास के गांव में कहीं ना कहीं एक सच्चे दिल का इंसान मुझे ज़रूर मिलेगा, जो मेरी तरह सोचता है, जो अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है। तुमने एक भिखारी की मदद की बिना अपने बारे में सोचे हुए। तुम्हें पता था कि तुम्हें राजा जी के सामने इंटरव्यू देने जाना है, और इसके लिए तुम्हें अच्छे से तैयार होकर आना है, इसलिए तुम वो जैकेट पहन कर आए। वो जैकेट भी तुम्हारी खुद की नहीं थी, वो भी तुमने किसी से उधार ली थी, जिसका कर्जा समझो तुम्हारे कंधे पर ही था। ठीक है, तो तुमने अपनी परवाह ना करते हुए वो जैकेट एक भिखारी इंसान को दे दी, जबकि तुम्हें पता था कि उसके बदले में वो भिखारी तुम्हें कुछ नहीं देने वाला। और तुम्हें तुम्हें इस बात का भी कोई यकीन नहीं था कि मतलब तुम इंटरव्यू में पास होगे और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। तुम्हें इस बात का भी कोई मतलब विश्वास नहीं था, लेकिन नहीं, तुमने ये साबित कर दिया। पहली बात तो ये साबित कर दी कि अपने से बढ़कर अगर हम दूसरों के बारे में सोचते हैं तो उससे बड़ी बात, उससे बड़ा सच्चा इंसान कोई नहीं हो सकता। और दूसरी बात तुमने ये भी साबित कर दी कि कपड़ों से किसी के भी व्यक्तित्व की पहचान नहीं होती। एक शानदार कपड़े पहनने वाला व्यक्ति भी अंदर से गरीब हो सकता है, और एक फटे हाल वाला व्यक्ति भी अंदर से राजा हो सकता है। तो तुमने ये साबित कर दिया। तो इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम मेरी तरह ही इस राज्य की सेवा करोगे, इस राज्य की प्रजा को संभालोगे। इसलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का राजा घोषित करना चाहता हूँ। मुझे बहुत खुशी होगी कि तुम मेरे राज्य का राजा बनो। वो बच्चा जो है वो बहुत ही खुश हो गया, और उसकी आंखें जो है वो आंसुओं से भर गई, जो कि खुशी के आंसू थे। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो जिस इंटरव्यू के लिए बस एक मतलब एक सपना समझकर जिस इंटरव्यू के लिए वो आया था, जिसको वो बस ऐसे समझ रहा था कि बस मुझे एक इंटरव्यू देना है, मुझे राजा जी से मिलना है, उनके सवालों के जवाब देने हैं, बस वो एक खेल समझ कर आया था, और आज वो उस खेल में जीत गया। तो उसने राजा जी के चरण स्पर्श किए, उन्हें प्रणाम किया, और मतलब उनको बहुत ही आभार प्रकट किया कि आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं आपके राज्य का उत्तराधिकारी बनूंगा, आपके राज्य का राजा बनूंगा। मुझे नहीं पता था कि मेरी ये छोटी सी आदत कि
अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचने की एक छोटी सी आदत आगे चलकर मुझे इतने बड़े राज्य का राजा बना देगी। तो दोस्तों, आज की मोटिवेशन स्टोरी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अगर हम किसी की निस्वार्थ ढंग से मदद करते हैं, निस्वार्थ जिसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता, अपने बारे में ना सोचकर दूसरों के बारे में सोचते हैं, तो उससे एक अलग ही खुशी मिलती है। और साथ ही हमारी इस निस्वार्थ भाव को, निस्वार्थ सेवा को ऊपर वाला कभी नज़रअंदाज नहीं करता और हमें कुछ ऐसा दे देता है सेवा के फल के रूप में, जिसकी हमने कभी कोई कल्पना भी नहीं की होती। आई एम श्योर आज की मोटिवेशन स्टोरी भी आप सभी ने खूब पसंद की होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही कमेंट बॉक्स में आकर अपने प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे हमेशा आपके सुझावों और आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार रहता है। सो जुड़े रहिए हमेशा निशानिक वर्ल्ड के साथ और देखते रहिए निशानिक वर्ल्ड के व्लॉग्स, निशानिक वर्ल्ड की मोटिवेशन स्टोरीज, निशानिक वर्ल्ड की यूनिक वीडियोस। सो आज की वीडियो यही खत्म करते हैं। जल्दी ही मिलते हैं किसी नए वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, सी यू गाइस, टेक केयर।